हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की असिस्टेंट एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर के 20 MIQ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। CBSE बोर्ड के साथ साथ यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। और कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यानी कि किसी भी कोर्स को पढ़ने के लिए आपको किसी भी तरीके की फीस देने की ज़रूरत नहीं है, पेड सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। अब फॉर्मेट क्या रहेगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आंसर रहेंगे, तो देखें सबसे पहले जो है हम करेंगे इस चैप्टर के अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। कितने करेंगे? 10 करेंगे। उसके बाद करेंगे लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। कितने करेंगे? 5। और दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर करेंगे, वो भी करेंगे हम 5। ऑल राइट, यानी कि टोटल 20 MIQ करने वाले हैं हम। ठीक है, तो रेडी हैं सभी? क्वेश्चन के आंसर आपको ही देने हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न जिनके आंसर बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं, उनके आंसर तो आप कमेंट में लिख ही सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, लोकसभा चुनाव के लिए हमारे देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? सीधी सी बात पूछी गई है कि लोकसभा सीटें भारत में कितनी हैं? बताइए जल्दी से। कई बार ये बात मैंने आपको बताई है, लोकसभा चुनाव के लिए हमारे देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में यानी कि चुनाव क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत में कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं देखा जाए। चलिए तो इसका सही आंसर है भाई साहब 543 सीटें हैं। 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। अब एक चीज और समझ लें, क्या लगे हाथ, इन 543 निर्वाचन क्षेत्रों को कैसे बांटा गया है, किन किन कैटेगरी में? तो हम सभी जानते हैं कि लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में सीटों की संख्या 543 है। ठीक है, कितनी है? 543 है। अब इन 543 सीटों को कैसे कैसे बांटा गया है उसको भी जान लेते हैं। ठीक, कैसे बांटा गया है? तो 543 सीटों को भी जो है 412 84 और 47 ऐसे बांटा गया है। अब 412, 84 और 47 ये क्या क्या है? तो देखें 412 की बात करें तो ये है सामान्य निर्वाचन क्षेत्र, सामान्य निर्वाचन क्षेत्र। फिर शेड्यूल कास्ट के लिए 84 है, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जाति के लिए कितनी है? 84 है SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, और 47 है अनुसूचित जनजाति के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है? 47 है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की बात। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलें, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, संसद सदस्य किसे कहते हैं? पार्लियामेंट का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद सदस्य किसे कहते हैं? बताओ जल्दी से, सोचो सोचो सोचो। अभी अभी देश में लोकसभा के चुनाव हुए हैं, संसद के चुनाव हुए हैं,
तो प्रत्येक संसदीय क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को संसद सदस्य कहा जाता है। लोकसभा के कुल कितने संसद सदस्य होते हैं? 543 होते हैं। तो 543 निर्वाचन क्षेत्रों से किनको चुना गया है? सांसद को ही तो चुना गया है भाई साहब। ठीक है, तो प्रत्येक संसदीय क्षेत्र से चुने गए एक प्रतिनिधि को क्या कहा जाएगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या संसद सदस्य कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? आंसर भी आ गया है आपके पास, डबल क्लिक हो गया था। तो किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है? उत्तर प्रदेश में है। क्यों है? क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है भाई साहब। कितनी है लोकसभा सीटें? कितनी है यूपी में? बताओ जल्दी यूपी वालों कमेंट करके। किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे ज्यादा? उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। जितने भी भारतीय राज्य हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा जनता रहती है उत्तर प्रदेश में। तो जल्दी से बताइए कॉमेंट करके कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा से कितनी सीटें हैं? 100 से ज्यादा या 100 से कम? 100 से थोड़ी सी कम क्या, या थोड़ी सी ज्यादा? हिंट दे दिए, अब जल्दी से बता देना है। ठीक है, चलिए कमेंट आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में चुनाव कौन लड़ सकता है? बताओ भाई, कौन लड़ सकता है चुनाव भारत में? चुनाव लड़ने के लिए क्या होना चाहिए? कौन लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता? बताइए भाई। पढ़ाया है, सब कुछ पढ़ाया है, चैप्टर के अंदर सब कुछ है। देखा जाए तो भारत में चुनाव कोई भी मतदाता जिसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक है, ठीक है, आयु कितनी निर्धारित करी है? 25 वर्ष। तो कोई भी मतदाता, सबसे पहली बात तो वो वोटर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसकी एक आयु होगी 18 वर्ष या उससे अधिक, यानी कि वो वोटर है, वोट देने के पात्र है। फिर वो वोटर कब, किस आयु के बाद चुनाव में खड़ा हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है? तो वो है 25 ईयर्स, 25 वर्ष की आयु। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, चुनाव क्या है? व्हाट इज इलेक्शन? बताइए भैया, क्या है चुनाव? चुनाव किसे कहा जा सकता है? चुनाव क्या है? इलेक्शन किसे कहेंगे? देखा जाए तो देखें, ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा लोग नियमित अंतराल के बाद अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें और इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दें, चुनाव कहलाती है। ठीक है, तो चुनाव के माध्यम से हम क्या करते हैं? जैसे हम भारत देश के चुनावों की बात करें तो भारत में एक नियमित अंतराल यानी कि 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? ताकि लोग सरकार को बदल सके, अपने पसंद के उम्मीदवारों का चुनाव कर सके। सरकार को क्यों बदल सके? अगर एक ही सरकार कई वर्षों तक लगातार शासन करती है तो भाई वो तानाशाह स्वरूप धीरे धीरे करके बन जाता है और दूसरे लोगों को सरकार में आने का मौका नहीं मिलता है। जबकि लोकतंत्र किसकी बात करता है? लोकतंत्र बात करता है इक्वल रिप्रेजेंटेशन की, समान प्रतिनिधित्व की बात करता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि वर्तमान सरकार किसी देश में अच्छे से काम नहीं कर रही है और फिर चुनाव ना कराए जाएं तो क्या होगा? उस देश का शासन अच्छे से नहीं चलेगा, देश अच्छे से नहीं चलेगा, जनता परेशान होगी। इसीलिए चुनाव कराए जाते हैं कि जनता को सरकार बदलने का मौका मिले। तो ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा लोग नियमित अंतराल के बाद, नियमित अंतराल यानी कि 5 वर्ष के बाद अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें और इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकें। चुनाव के माध्यम से हम बदल सकते हैं। कैसे? उसको वोट नहीं देंगे, किसी दूसरे प्रतिनिधि को वोट देंगे, वो चेंज हो जाएगा। तो इसे ही तो चुनाव कहते हैं, इसे ही तो इलेक्शन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए चुनाव क्यों आवश्यक समझे जाते हैं? बता दो भैया जल्दी से। एक प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए चुनाव क्यों आवश्यक समझे जाते हैं? क्या लगता है? बताइए जल्दी से। एक प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए चुनाव आवश्यक क्यों समझे जाते हैं? देखा जाए, चलिए, तो अगर कहीं लोकतंत्र है, सीधी सी बात है, वहां चुनाव होते हैं, या जिस देश में चुनाव हो रहे हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, वही बात पूछी गई है। तो देखें, एक प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए चुनाव इसलिए आवश्यक होते हैं कि चुनाव के द्वारा लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें। किसके द्वारा? चुनाव के द्वारा। चुनाव के द्वारा ही हम चुन सकते हैं, नियमित अंतराल यानी कि 5 वर्ष के अंतराल पर हम चुन सकें। और अगर लोगों की इच्छा हो तो वर्तमान प्रतिनिधि को बदल भी सकें। अगर हमें वर्तमान की सरकार पसंद नहीं आती, जो प्रेजेंट में नेता है, हमारा प्रतिनिधि है, वो पसंद नहीं आता, वो हमारे लिए ठीक से काम नहीं करता है, तो हम चुनाव के माध्यम से उसे बदल सकते हैं।
क्लियर है? चलिए, चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बताओ? चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? तो देखें, चुनाव का मुख्य उद्देश्य जनता को अपनी पसंद का प्रतिनिधि, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है, ताकि जनता अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुन सके। चुनाव होंगे, जनता चुन पाएगी और सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देता है, ताकि जनता सरकार का चुनाव कर पाए और नीतियों का चुनाव कर पाए। इसलिए चुनाव होते हैं, चुनाव का यही मुख्य उद्देश्य होता है। मतदाता सूची क्या है? मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट क्या होती है? वोटर लिस्ट क्या होती है बता दो भाई जल्दी से। मतदाता सूची किसे कहा जाता है? वोटर लिस्ट किसे कहा जाता है? देखें, तो लोकतांत्रिक चुनाव में प्रत्येक मतदाता क्षेत्र में, ध्यान से सुनिएगा, वोटर लिस्ट कहाँ बनती है? सबसे पहली बात तो ये आती है कि लोकतांत्रिक चुनाव में वोटर लिस्ट बनती है और प्रत्येक मतदान क्षेत्र में चुनाव की योग्यता रखने वाले चुनाव आयोग द्वारा चुनाव से पहले एक सूची तैयार की जाती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मतदाता सूची। तो कोई भी लोकतांत्रिक देश है वहां चुनाव होते हैं, चुनाव होने से पहले हर एक मतदान क्षेत्र में मतदाता सूची बनाई जाती है। मतदाता सूची में किसको शामिल किया जाता है? जो चुनाव की योग्यता रखते हो, यानी कि चुनाव में वोट डालने की योग्यता रखते हो। तो चुनाव से पहले उस देश में एक सूची तैयार करी जाती है जिसे मतदाता सूची कहते हैं। अब चुनाव की योग्यता रखने वाले व्यक्ति कौन से होंगे? 18 वर्ष या उससे अधिक के। क्लियर है कहानी? चलिए, तो ये बात हो गई आपकी मतदाता सूची की। अब क्या है? लोकतांत्रिक चुनावों के लिए 2 जरूरी न्यूनतम शर्तों का उल्लेख कीजिए। अगर हमें लोकतांत्रिक चुनाव कराने हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने हैं, तो 2 न्यूनतम शर्तें क्या हो सकती हैं इसके लिए? देखें, तो प्रत्येक व्यक्ति को वयस्क मताधिकार प्राप्त हो। अगर किसी देश में लोकतांत्रिक चुनाव हो रहे हैं तो वयस्क मताधिकार प्राप्त हो, यानी कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हर व्यक्ति चुनाव में वोट डाल सके और प्रत्येक मत का मूल्य समान हो। इस बात से क्या मतलब है? प्रत्येक मत का मूल्य समान हो, यानी कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ठीक है, 1 पर्सन 1 वोट, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू भी एक ही होगी, यानी कि एक व्यक्ति सिर्फ एक वोट डालेगा। ठीक है, और उस एक वोट की कीमत कितनी होगी? 1 होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी व्यक्ति के, जो भाई कोई स्पेशल सा व्यक्ति हो, ठीक है, उसको एक वोट वो डाले तो उसकी वैल्यू 2 हो। ऐसा नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, बस वो 18 वर्ष या उससे अधिक का होना चाहिए, वो एक वोट डालेगा, उसके एक वोट की वैल्यू 1 ही होगी, यानी कि प्रत्येक मत का मूल्य समान होगा। फिर क्या है? चुनाव नियमित अंतराल के बाद तथा निरंतर हो। ठीक है, लोकतांत्रिक चुनावों की सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि चुनाव नियमित अंतराल के बाद और निरंतर हो। हर 5 साल के बाद हमेशा चुनाव होने ही चाहिए। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10 है, चुनाव में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के 2 रूपों का उल्लेख कीजिए। क्या पूछा गया है? चुनाव में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के 2 रूपों का उल्लेख कीजिए। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदिता यानी कि कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। अब क्या है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता? यानी कि पॉलिटिकल कंपटीशन। अब बताओ भाई, अगर चुनाव करना है, चुनाव का मतलब क्या है? सिलेक्ट करना। सिलेक्ट कब करोगे? जब ऑप्शन होगा आपके पास। ठीक है, जब ऑप्शन होगा तभी आप चुन सकोगे। अगर ऑप्शन नहीं है तो भाई व्यक्ति चुना हुआ ही है, सिलेक्टेड ही है या इलेक्टेड ही है। जब आपके पास ऑप्शन होंगे तब आप चुन पाओगे। अब ऑप्शन है, 2 व्यक्ति चुनाव में खड़े हैं, यानी कि उनके बीच क्या है? कंपटीशन है। किस तरीके का? राजनीतिक कंपटीशन, पॉलिटिकल कंपटीशन या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या चुनावी प्रतिद्वंदिता है। ठीक है, लड़ाई कहाँ होगी? प्रतिस्पर्धा कहाँ होगी? कंपटीशन, जहाँ 2 हों। ठीक है, क्योंकि सीट कितनी है? 1 है। चलिए तो देख लेते हैं इसको भी। चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती है। ठीक है, 2 रूप पूछे हैं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के। 2 रूप। पहला क्या है कि चुनाव में प्रतिद्वंदिता होगी किसके बीच? राजनीतिक पार्टियों के बीच होगी।
ठीक। दूसरी बात क्या है कि निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता पाई जाती है। तो चुनाव में भाई राजनीतिक पार्टियों के बीच तो है। अब राजनीतिक पार्टी के बीच किस तरीके से, जैसे कि हम बात करें लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा में कितने व्यक्ति खड़े हैं, मान लो कितनी पार्टी खड़ी हैं। पार्टी की बात करें तो ए बी सी डी ई 5 पार्टियां खड़ी हैं। अब इन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच ये क्या है, ये है सब पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि राजनीतिक पार्टीज है ये। अब इनके बीच क्या है, चुनावी प्रतिद्वंदिता है। तो अगर हम ऊपर के लेवल की बात करें तो कौन सी पार्टी जीतेगी, ठीक है, यहाँ क्या बात आएगी कि कौन सी पार्टी जीतेगी, यहाँ ये बात आएगी। अब बात आती है किसकी सरकार बनेगी, यानी कौन सी पार्टी जीतेगी, यानी कि किसकी सरकार बनेगी। अब हम जैसे लोकसभा में अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो वहां भी अलग अलग पार्टी के उम्मीदवार खड़े होते हैं। तो वहां यह तय किया जाता है कि निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता पाई जाती है, यानी कि मान लो XYZ, ठीक है, या फिर UVWXYZ, इतने उम्मीदवार एक निर्वाचन क्षेत्र से खड़े हुए हैं। अब इनमें से कौन सा उम्मीदवार जीतेगा, यानी कि इन सबके बीच क्या है, कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, प्रतिद्वंदिता है। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है और यहां से स्टार्ट हो जाते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। अब इनके आंसर आपको कैसे देना है, इनके आंसर लगभग 4 से 6 लाइन में आप देंगे, ठीक है। भारत में उन स्तरों का उल्लेख कीजिए जहां जनता विधायिकाओं के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। बता दो जल्दी से, भारत में उन स्तरों का उल्लेख कीजिए जहां जनता विधायिकाओं के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। बताओ भैया बताओ। हाँ जी, और लाइक शेयर बराबर से हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बिना लाइक शेयर के काम नहीं चलेगा। लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, बताना है कि एसएसटी का सिलेबस मैग्नेट ब्रेन्स पर चल रहा है। इवन हर सब्जेक्ट का, हर क्लास का चल रहा है, 6 to 12 चल रहा है। आ जाओ पढ़ लो, है ना। और समय से पहले ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, यानी कि स्कूल में आप एकदम आगे रहोगे अगर आपने हर एक लेक्चर को अटेंड किया है तो। टीचर आपसे खुश रहेंगे और सारे स्टूडेंट्स में आप एकदम आगे दिखोगे। तो जल्दी से शेयर कर दो, सबको बुला लो कि आ जाओ भाइयों, सभी पढ़ लो, ठीक है। चलिए, तो भारत में उन स्तरों का उल्लेख कीजिए जहां जनता विधायिकाओं के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। हाँ जी, तो देखें भारत में जनता 3 स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। कहां कहां करती है, देखें वह राष्ट्रीय स्तर पर, सबसे पहला स्तर कौन सा आता है, राष्ट्रीय स्तर का। तो राष्ट्रीय स्तर पर किसका चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है, बिल्कुल होता है, सांसद का चुनाव होता है। सांसद का चुनाव कहाँ से हो रहा है, आपका लोकसभा से हो रहा है। सांसद की बात है, यानी कि लोकसभा के चुनाव की बात हो रही है। फिर दूसरा स्तर क्या होता है, दूसरा स्तर होता है राज्य स्तर का। तो राज्य स्तर पर किसका चुनाव होता है, विधायकों का चुनाव होता है। विधायक का चुनाव हो रहा है, यानी कि कहाँ की बात हो रही है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा, सॉरी विधानसभा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो तो लोकसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए का चुनाव हो रहा है। ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं विधायक एमएलए, और सांसद कहलाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। क्लियर है बात, यानी कि यहाँ विधायक का चुनाव हो रहा है, यानी कि विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं जो अलग अलग राज्यों में होते हैं, ठीक है। और संसद के चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, यानी कि पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं। फिर क्या है, स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर चुनाव होते हैं, लोकल इलेक्शन होते हैं। तो किसके चुनाव होते हैं, पंचायतों तथा शहरी निकायों के लिए प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, यानी कि पंचायती स्तर की बात हो रही है, पंचायती चुनाव की बात हो रही है, ठीक है। पंचायती चुनाव या नगरीय निकाय, क्लियर है बात।
तो 3 स्तर के चुनाव होते हैं, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर पर सांसद का चुनाव करते हैं, राज्य स्तर पर विधायक का चुनाव करते हैं और स्थानीय स्तर पर पंचायतों तथा शहरी निकाय के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। जैसे कि हम सरपंच की बात करें, पार्षद की बात करें, नगर पालिका अध्यक्ष की बात करें, महापौर की बात करें, मेयर की बात करें, इन सब के चुनाव होते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 12 है, उन विकल्पों का उल्लेख कीजिए जिनका चुनाव जनता चुनाव के दौरान करती है। देखें तो जनता चुनाव के दौरान निम्न विकल्पों का चुनाव करती है। विकल्प पूछे हैं कि जिनका चुनाव जनता इलेक्शन के दौरान करती है, चुनाव के दौरान करती है। तो देखें, जनता चुनाव के दौरान निम्न विकल्पों का चुनाव करती है। कौन कौन से हैं? वह इसका चुनाव कर सकती है कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा। सबसे पहले तो जनता ये चुनाव कर सकती है कि जनता के लिए कानून कौन बनाएगा। उसके बाद वह सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव भी कर सकती है। जनता क्या कर सकती है कि सरकार किसकी बनेगी, बड़े फैसले कौन लेगा, उसका भी चुनाव करती है। फिर वह उस पार्टी का चुनाव कर सकती है जिसकी नीतियां सरकार तथा कानून बनाने की प्रक्रिया को निर्देशित करेंगी। जनता वोट किसे डालेगी, किस पार्टी को डालेगी, जिसकी नीतियां जनता के हक में दिखें। ठीक है, तो वह इसका चुनाव कर सकती है कि कानून कौन बनाएगा। भाई वो जिस सरकार को चुनेगी, जिस सरकार के सांसद बैठेंगे वही उनके लिए कानून बनाएंगे। सरकार बनाने और बड़े फैसले करने का चुनाव कर सकती है, पार्टी का चुनाव कर सकती है जिसकी नीतियां तथा कानून बनाने की प्रक्रिया निर्देशित होगी। ठीक है, फिर पार्टी चुनाव चिन्ह क्या होता है, इसे क्यों आवंटित किया जाता है। क्या पूछा गया है, किसी भी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होता है और इसे क्यों आवंटित किया जाता है। हमने देखा है कि भाई हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्ह होते हैं और उन्हीं चुनाव चिन्हों के माध्यम से उस पार्टी की पहचान निर्धारित करी जाती है। तो ये पार्टी चुनाव चिन्ह क्या होता है और इन्हें क्यों आवंटित किया जाता है, यानी कि अलग अलग पार्टी को अलग अलग चुनाव चिन्ह क्यों बांटा जाता है। पता है आपको क्या? बताइए बताइए बताइए, पता है? देखा जाए, चलिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को, जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है जैसे चुनाव आयोग ने मान्यता दी है, तो प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग के द्वारा, ये बात याद रखनी है, ठीक है, किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा एक चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये आती है, यहीं से क्वेश्चन जनरेट होता है कि चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है, कौन बांटता है, कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग। ठीक, ठीक है, इसे पार्टी का चुनाव चिन्ह कहा जाता है। ऑलराइट, और एक चुनाव क्षेत्र में, ध्यान से सुनिएगा, एक चुनाव क्षेत्र में दो उम्मीदवारों के एक जैसे चुनाव चिन्ह नहीं हो सकते। तो सीधी सी बात है कि एक पार्टी से दो उम्मीदवार एक क्षेत्र से नहीं उतर सकते, क्योंकि अलग अलग पार्टी का अलग अलग चुनाव चिन्ह होता है। ठीक है, हर एक पार्टी एक दूसरे की विरोधी पार्टी होती है। अब अगर एक ही पार्टी से दो लोगों को एक साथ चुनाव चिन्ह दे दिया जाए तो क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा, किसी एक को ही दिया जाना चाहिए, नहीं तो आप चुनाव कैसे करेंगे? पार्टी के बीच में कंपटीशन है, ना कि एक ही पार्टी के एक क्षेत्र से दो लोगों के बीच कंपटीशन है। ठीक है, तो एक चुनाव क्षेत्र में दो उम्मीदवारों को एक जैसे चुनाव चिन्ह नहीं दिए जा सकते। ये बात हो गई। तो पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होता है, ये तो पता चल गया। फिर क्या है? भारत में बहुत अधिक जनसंख्या अशिक्षित है, इसे क्यों आवंटित किया जाता है? इसके बाद ध्यान से सुनना कि चुनाव चिन्ह के माध्यम से ही क्यों चुनाव कराए जाते हैं। व्यक्ति की पहचान, उस उम्मीदवार की पहचान उस चिन्ह के माध्यम से क्यों होती है? तो देखें, भारत में ऐसी बहुत सारी जनसंख्या है जो अशिक्षित है, यानी कि शिक्षित नहीं है। ठीक है, किंतु वे चुनाव चिन्हों की सहायता से पार्टी एवं उम्मीदवारों की सरलता से पहचान कर सकते हैं। यानी कि जब एक व्यक्ति को एक साइन दिखाया जाए, एक चिन्ह दिखाया जाए, भले वो कोई बात नहीं समझता हो या कोई बात नहीं पढ़ पाता हो, तो जब दिखाया जाए कि जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर पेन, ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति नहीं पढ़ पाता है, ठीक है, तो वो नहीं समझेगा कि ये लिखा क्या है, लेकिन उसको मैं दिखाऊं ये क्या है, ऐसे पूछूं तो वो बोलेगा कि पेन है।
ठीक है, तो व्यक्ति अगर पढ़कर नहीं समझ पाता है तो देख के तो समझ पाएगा, चिन्ह के माध्यम से समझ पाएगा। ठीक, तो भारत में बहुत अधिक जनसंख्या अशिक्षित है, किंतु वे चुनाव चिन्हों की सहायता से पार्टी एवं उम्मीदवारों की सरलता से पहचान कर सकते हैं। ठीक है, एवं अपने मत का उचित उपयोग कर सकते हैं, इसलिए चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाता है ताकि व्यक्ति देखकर पहचान पाए। ऑलराइट, चुनाव चिन्ह देख के पहचान पाए कि हाँ भी हमें इस पार्टी को वोट देना है, इस पार्टी से वो व्यक्ति खड़ा हुआ है, हमें उसको वोट देना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 लघु उत्तरीय प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग के अधिकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इलेक्शन कमीशन के पास कौन कौन से राइट्स हैं, ये बात पूछी गई है। तो चलो बता दो जल्दी से, शॉर्टकट में सारे स्टूडेंट्स एक एक अधिकार बताएंगे, सारे नहीं लेकिन एक एक अधिकार आप सभी को बताना है। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट आ जाना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के पास कौन कौन से अधिकार हैं। बताइए बताइए बताइए, इलेक्शन कमीशन के पास कौन कौन से अधिकार हैं। देखें आंसर। तो भारत में चुनाव आयोग के प्रमुख अधिकार निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो ये है कि चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनाव के परिणामों तक प्रत्येक पहलू पर प्रभावी नियंत्रण रखता है। क्या पूछा गया है? चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर, यानी कि वो ये बोलेगा कि भाई साहब देश में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव आयोग ऐलान करेगा कि अब चुनाव की बारी आ चुकी है, कार्यकाल खत्म होने को है, देश में चुनाव होना है। तो चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर जब तक पूरा चुनाव नहीं हो जाता और चुनाव के नतीजे पूरे देश के सामने नहीं आ जाते हैं, तब तक हर एक पहलू पर नियंत्रण रखता है, हर एक प्रोसेस पर नियंत्रण रखता है। पहला राइट ये है। ठीक, फिर उसके बाद देखें, उसके बाद है भाई साहब आदर्श आचार संहिता या आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कौन लागू करता है? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ही लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार व दलों को सजा भी देता है। अगर आदर्श चुनाव संहिता या आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत जो भी नियम हैं उनका पालन कोई भी उम्मीदवार या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करी जाती है। किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा। उसके बाद क्या है? यह चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग एवं अधिकारियों के स्थानांतरण को रोकता है। ठीक है, कि किसी भी तरीके से चुनाव सरकारी मशीनरी का या सरकारी संसाधनों का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं, इस पर कंट्रोल होता है, इसको रोकता है, दुरुपयोग होने से रोकता है और किसी भी ऑफिसर का स्थानांतरण, ट्रांसफर, तबादला हो सकता है। फिर चुनाव कार्य हेतु लगाए गए अधिकारी एवं कर्मचारियों पर चुनाव आयोग का नियंत्रण होता है। जो चुनाव के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, कर्मचारी लगाए गए हैं, वो समय सरकार के अंडर में काम नहीं करते। वैसे तो वो सरकार के आदमी होते हैं, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन का उन पर कंट्रोल होता है। तो चुनाव आयोग के अधिकार समझ लिए हमने। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजनीतिक या चुनावी प्रतियोगिता के दोषों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हमने पढ़ी है, चैप्टर में भी पढ़ी थी, अभी हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी ऐसा एक सवाल हल किया था। तो इसके दोष बताने हैं कि ये जो चुनावी कंपटीशन है, पॉलिटिकल कंपटीशन है, इलेक्टोरल कंपटीशन है, इसके दोष क्या क्या हो सकते हैं। हर चीज के गुण होते हैं पर दोष भी होते हैं। बताओ जल्दी से, क्या समझ में आता है? जरूरी नहीं कि आपने पढ़ा हो तभी आपको चीजें पता हो, अपने समझदारी से बताइए। जब देश में चुनाव होते हैं, चुनावी प्रतिद्वंदिता हमें सामने दिखाई देती है कि ये पार्टी ऐसा कर रही है, पार्टी ऐसा कर रही है, क्योंकि सब विरोधी होते हैं एक दूसरे के, सबको कुर्सी चाहिए, कुर्सी एक है, उम्मीदवार 10 हैं, तो कंपटीशन होगा। तो इसके दोष क्या हो सकते हैं देखा जाए। चलिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के दोष ये हैं, निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? तो पहली बात ये कही गई है कि चुनावी प्रतियोगिता प्रत्येक स्थान पर लोगों के बीच एकता की भावना को नुकसान पहुंचाती है।
ठीक है, क्या कहा गया है? चुनावी प्रतियोगिता प्रत्येक स्थान पर लोगों के बीच एकता की भावना को नुकसान पहुंचाती है और उनके बीच विभाजन पैदा करती है। अब कई सारे उम्मीदवार हैं, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो जितने उम्मीदवार हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके बीच क्या आ गई? कंपटीशन की भावना आ गई, यानी कि सब एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। जहां लोग, एक ही देश के लोग एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं, वहां एकता कहां दिखाई देगी? यानी कि एकता नहीं रहेगी। फिर विभिन्न राजनेता या राजनीतिक दल, यानी कि जो पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, परस्पर, ध्यान से सुनिएगा, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। जैसे आप देखें, एक मजेदार बात आप देखें कि जब देश में चुनाव शुरू होते हैं, ठीक है, तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की क्या करती है? आलोचना करती है, क्रिटिसाइज करती है कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने ऐसा नहीं किया था, हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा करेंगे। ठीक है, उनकी सरकार थी तो उस समय ये काम नहीं हुआ था, गरीबों के लिए ये नहीं किया था। क्लियर हो रही है सारी बात? बिजली की व्यवस्था नहीं थी, कई सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनका बखान वो करते हैं अपनी जनसभाओं के दौरान। और हर एक पार्टी अपने अपने एजेंडे निकालती है, एक घोषणा पत्र जारी करती है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, फ्री में बिजली देंगे, पानी देंगे, अनाज देंगे, नौकरियां देंगे, सब देंगे। ठीक है, ऐसे कई सारी योजनाएं बनाती हैं, यानी कि ऐसी कई सारी योजनाओं की घोषणा करती है, कई सारे एजेंडे पेश करते हैं और दूसरी पार्टी को क्रिटिसाइज करके ऐसा करते हैं, दूसरी पार्टी पर आरोप लगा के ऐसा करते हैं। क्लियर है? तो ये अच्छी बात नहीं है। तथा दलों द्वारा चुनाव जीतने के लिए प्रायः गलत तरीके प्रयोग करे जाते हैं। अब चुनाव तो भाई साहब सभी को जीतना है, तो गलत तरीके प्रयोग करते हैं ये चुनाव जीतने के लिए। फिर क्या है? कुछ अच्छे लोग जो देश की सेवा करना चाहते हैं, वे इस अस्वस्थ प्रतियोगिता में स्वयं को घसीटना नहीं चाहते। तो जो लोग वास्तव में हमारे देश में अच्छे और देश की सेवा करना चाहते हैं, भाई एक लीडर का पद है, देश के नेता का पद है, सरकारी पद है, सरकार क्या करती है? हमारी सेवा करती है। और जो सरकार में व्यक्ति बैठे हैं उनका काम क्या है? देश की सेवा करना। लेकिन अगर वही व्यक्ति देश की सेवा ना करके सिर्फ खुद की सेवा करे, यानी कि खुद का प्रॉफिट देखे, तब क्या होगा? क्या देश अच्छे से चलेगा? तो जो वास्तव में देश की सेवा करना चाहते हैं वो इस प्रतियोगिता के कारण चुनावी मैदान में कूदते नहीं हैं। यानी कि इस अस्वस्थ प्रतियोगिता में, इसको एक स्वस्थ प्रतियोगिता नहीं कहा गया, क्योंकि इसमें देखो भाई, इस प्रतियोगिता में, इस कंपटीशन में है क्या? एकता की भावना को नुकसान पहुंच रहा है, लोगों के बीच विभाजन पैदा हो रहा है, परस्पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो ये क्या है? और चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीके का प्रयोग किया जा रहा है। तो जो वास्तव में सच्चे देशभक्त होते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, वे इस अस्वस्थ प्रतियोगिता में स्वयं को नहीं घसीटना चाहते, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, बन जाएगी अब बात, राजनीतिक या चुनावी प्रतियोगिता के दोष क्या क्या हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए, चुनाव अभियानों के लिए कितना समय दिया जाता है? चुनाव अभियान के साधनों का उल्लेख कीजिए। क्या पूछा है? चुनाव अभियानों के लिए कितना समय दिया जाता है, और दूसरी बात पूछिए, चुनाव अभियान के साधनों का उल्लेख कीजिए। दो पार्ट में एक क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, आंसर थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, 8 से 10 लाइन में इसका आंसर हम लिखेंगे। देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि चुनाव अभियानों के लिए कितना समय दिया जाता है। चुनाव अभियान यानी कि प्रचार के लिए कितना समय दिया जाता है। अभियान का मतलब क्या है यहाँ पर? प्रचार। ठीक, तो देखें, हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच प्रायः 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा बात क्या बता रही हूं मैं आपको कि चुनाव प्रचार के लिए कितना समय दिया जाता है हर एक पॉलिटिकल पार्टी को। तो हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने, यानी कि देखो, नामांकन पत्र सभी भरते हैं, हर एक पार्टी से कई सारे नामांकन पत्र जाते हैं, चाहे पार्टी ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, एफ हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हर एक पॉलिटिकल पार्टी से टिकट पाने के लिए, हम कहते हैं ना, जब ये घोषणा हो जाती है कि कौन चुनाव लड़ रहा है किस पार्टी से, तो अपन क्या कहते हैं कि भाई साहब पार्टी ए से उसको टिकट मिली है, बी से उसको टिकट मिली है। तो एक पार्टी से कई सारे फॉर्म भरे जाते हैं।
नामांकन पत्र कई सारे भरे जाते हैं, फिर ये डिसाइड होता है कि किसको टिकट मिलनी है। तो जब उम्मीदवार यानी जब टिकट मिल जाती है, यानी कि उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा हो जाती है कि हर एक पार्टी से किसको टिकट मिली है, और मतदान की तारीख के बीच यानी कि ये डिसाइड हो गया कि भाई साहब ये व्यक्ति इस क्षेत्र से इस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, उस तारीख से लेके वोटिंग की तारीख के बीच का जो 2 सप्ताह का समय होता है, प्राय 2 सप्ताह का जो समय होता है, वो किसके लिए दिया जाता है? चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। ठीक, ये बात तो हो गई कि समय कितना होता है। अब क्या है कि चुनाव अभियान के साधनों का उल्लेख कीजिए कि चुनाव का प्रचार हर एक उम्मीदवार कैसे कैसे करता है। तो देखिए, इस अवधि में इस समय उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करता है। ठीक है, बिल्कुल करता है। घर घर जाते हैं नेताजी, हाथ जोड़ते हैं कि भाई साहब हमें वोट देना, हमें वोट देना, हमें वोट देना। तो जब चुनाव जीतना होता है, चुनाव लड़ना होता है, लोगों के वोट पाने होते हैं, तो भाई साहब हर व्यक्ति हाथ जोड़ेगा जनता के सामने। और जब ये चुनाव जीत जाते हैं तब इनका पता नहीं होता, फिर जनता इनके आगे पीछे घूमती कि भाई साहब सरकार हमारा काम कर दो। होता है ऐसा कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो जब चुनाव प्रचार होता है तो व्यक्ति मतदाताओं से संपर्क करते हैं, उम्मीदवार और राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी के हेड होते हैं, आपने देखा होगा कि आज पार्टी ए का बड़ा नेता इस क्षेत्र में आने वाला है, यानी कि बड़ी जनसभा आयोजित करी जाएगी। तो राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं, यानी कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के जो फॉलोवर्स होते हैं, समर्थक होते हैं, उनको एक्टिव करने का काम करती है कि भाई साहब चुनाव आ गए हैं, आओ सब साथ में मिलकर चुनाव प्रचार करते हैं। फिर इस अवधि में अखबार तथा टीवी चैनल पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहसें भी होती हैं। बिल्कुल, तो एक तरीके से क्या हो रहा है, ये प्रचार ही हो रहा है। क्लियर है बात? समझ में आई बात कि चुनाव अभियान के क्या साधन हो सकते हैं, चुनाव प्रचार के लिए कौन कौन से साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। देखा जाए तो जब आप टीवी देखते हैं, अखबार देखते हैं, तो कई तरीके के कार्टून बने आते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। भाषण आते हैं कि भाई साहब पार्टी ए ने पार्टी बी के खिलाफ ये कहा, पार्टी ये एजेंडा लेके आई, आपके लिए ये करेगी। तो ये सब क्या है, एडवर्टीजमेंट ही तो है अखबार और टीवी के माध्यम से। क्लियर है बात? अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है, दूसरा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। चुनाव कानूनों के अनुसार भारत में कोई उम्मीदवार या पार्टी चुनाव के दौरान किन किन कार्यों को नहीं कर सकता है। ठीक है, जो चुनाव के कानून तय करे जाते हैं, यानी कि आचार संहिता के माध्यम से जो नियम लागू करे जाते हैं, उन नियमों के अनुसार भारत में कोई भी उम्मीदवार, ठीक है, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के दौरान किन किन कामों को नहीं कर सकती है, ये पूछा है। देख लेते हैं। तो देखें, चुनाव कानून के अनुसार भारत में कोई उम्मीदवार या पार्टी चुनाव के दौरान निम्नलिखित कार्यों को नहीं कर सकते। कौन कौन से? पहला तो ये है कि मतदाता को प्रलोभन देना। आप किसी भी वोटर को कोई लोभ नहीं दे सकते कि भाई साहब अगर हम चुनाव जीते तो आपके लिए पर्सनली ये करेंगे, या हम आपके लिए ये काम कर देते हैं, ठीक है, या किसी भी तरीके की धमकी देते हैं, या फिर घूस देते हैं, रिश्वत देते हैं, पैसा देते हैं। धमकी से क्या मतलब है कि अगर आपने हमें वोट नहीं दी तो हम ऐसा कर देंगे, आपको हमें ही वोट देनी पड़ेगी, या फिर आप हमें वोट दीजिए, हम आपको इतने पैसे देते हैं। ये काम नहीं कर सकते भाई साहब। ठीक, उनसे जातीय धर्म के आधार पर वोट मांगना, किसी भी व्यक्ति से जाति या धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगी जा सकती है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की किसी भी उम्मीदवार की जो कास्ट या जो रिलीजन है उसके आधार पर वोट मांगे कि भाई साहब हम एक सी कास्ट के हैं, हम एक ही रिलीजन के हैं, आप हमें वोट दो, हम अपनी कास्ट के लिए अपने रिलीजन के लिए काम करेंगे। ये नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र में जाति धर्म भाषा के आधार पर सभी व्यक्ति एक समान होते हैं, इसलिए जाति धर्म या भाषा के आधार पर आप वोट की डिमांड नहीं कर सकते। फिर चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना। जी हाँ, जब आप चुनाव प्रचार करते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट रिसोर्स का सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फिर लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारित सीमा
25 लाख रुपए तथा विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से अधिक खर्च करना, ये नहीं कर सकते। यानी कि जब लोकसभा का चुनाव आप लड़ रहे हैं, एक सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप 25 लाख रुपए से ज्यादा पैसा चुनाव प्रचार में खर्च नहीं कर सकते हैं। और जब आप विधानसभा का यानी कि विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, तब आप 10 लाख रुपए से ज्यादा पैसा चुनाव प्रचार में खर्च नहीं कर सकते हैं। ये निर्धारित तय सीमा है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है एक उम्मीदवार को। ये सब काम नहीं करे जा सकते हैं चुनावी कानूनों के अनुसार। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 है, चुनावी अभियानों के लिए आदर्श आचार संहिता की व्याख्या कीजिए। बताओ भाई, आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किस तरीके से लागू किया जाता है चुनाव प्रचार के दौरान, चुनावी अभियानों के दौरान? पता है ना, कई बार बताया है। और ये चैप्टर का बिल्कुल आखिरी पार्ट ही चल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी 18वां क्वेश्चन चल रहा है। 20 में से 18वां सवाल चल रहा है। ये आंसर बनना चाहिए, क्योंकि काफी कुछ जान चुके हैं हम चुनावी राजनीति के बारे में और आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। ठीक है, बन रहा है आंसर, दिमाग में कुछ आ रहा है, फ्रेम बन रहा है, सोचो भाई क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं आंसर। आदर्श आचार संहिता के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के द्वारा क्या नहीं किया जा सकता है और क्या किया जा सकता है। देखें तो पहली बात तो ये आती है कि चुनाव प्रचार के लिए किसी भी धर्म स्थल का उपयोग नहीं किया जा सकता। किसी भी उम्मीदवार के द्वारा चुनाव प्रचार के लिए किसी भी धर्म स्थल का उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, धार्मिक स्थल का आप उपयोग नहीं कर सकते कि भाई साहब आप मंदिर में जाके चुनाव प्रचार कर रहे हो, आप मस्जिद में जाके, गुरुद्वारा में जाके, कहीं भी चर्च में जाके चुनाव प्रचार कर रहे हो, ये नहीं कर सकते। फिर चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों, सरकारी वायुयानों, सरकारी अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों का उपयोग नहीं कर सकते। यानी कि सीधी सी बात है कि आप सरकारी मशीनरी, किसका? सरकारी मशीनरी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिर क्या है, एक बार चुनावों की घोषणा हो जाने के बाद कोई भी मंत्री किसी नई परियोजना की आधारशिला नहीं रख सकता। यानी कि जब चुनाव की घोषणा हो जाती, चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाती है, उस तारीख से लेके आप तब तक कोई भी योजना की घोषणा नहीं कर सकते जब तक आचार संहिता खत्म नहीं हो जाती है। ठीक है, तो जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो उसके बाद कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी नए प्रोजेक्ट या किसी भी नए प्लान की घोषणा नहीं कर सकते हैं और कोई बड़ा नीतिगत निर्णय भी नहीं लिया जा सकता और जनता से कोई जन सुविधा उपलब्ध करवाने का वादा नहीं कर सकता है। क्लियर है? यानी कि आप चुपचाप करो जो काम करना है, आप दिखावा नहीं कर सकते, आप लोगों को ये नहीं बता सकते कि ताकि आप वोट खींचो। क्लियर है भाई? क्योंकि जनता को पता है कि आपने पास्ट में क्या किया है। जनता उस आधार पर वोट देगी। नए नए प्रलोभन देके या नई आधारशिलाओं को रख के, नए प्रोजेक्ट दिखा के आप वोट नहीं खींच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के चुनाव परिणामों से यह कैसे सिद्ध होता है कि चुनावों का आयोजन एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से हुआ है? भारत में जब चुनावी नतीजे घोषित करे जाते हैं तो उन नतीजों के आधार पर, चुनाव के रिजल्ट के आधार पर आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि चुनाव का आयोजन स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से हुआ है? क्योंकि लोकतांत्रिक चुनाव की पहली विशेषता क्या होती है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको। भारत के चुनाव परिणामों के निम्न निष्कर्ष भी यह प्रमाणित करते हैं कि चुनावों का आयोजन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से हुआ। चुनाव परिणाम का क्या कंक्लूजन निकल के आता है, उसके आधार पर हम ये तय करेंगे कि भारत में वास्तव में स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनाव हुए हैं। देखें तो पहली बात तो ये है कि भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर प्रायः चुनाव हारते रहे हैं। जो शासक दल रहा है, यानी कि अधिकांश समय पर देखा जाए, हर समय की पॉलिटिक्स को ना देखा जाए, तो हमने देखा है कि शासक दल राष्ट्रीय प्रांतीय स्तर पर प्रायः चुनाव हारते रहे। यानी कि लोगों ने सरकारें बदली हैं, लोगों को समझ में आया कि भाई साहब ये व्यक्ति हमारे लिए ठीक से काम नहीं कर रहा, या हमें कोई नया व्यक्ति चाहिए, नई सरकार चाहिए, नई पार्टी चाहिए। तो लोगों ने निष्पक्ष रूप से वोट दिया है और उन वोटों की काउंटिंग भी निष्पक्ष रूप से करी गई है, जिससे दूसरी सरकार आई है।
ठीक, एक बात। दूसरी बात, भारत में निवर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं, यानी कि जो वर्तमान में विधायक रहे हो, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहे हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स यानी कि सांसद रहे हो, उनमें से आधे से ज्यादा लोग चुनाव हार जाते हैं और उनकी जगह नए व्यक्ति चुनाव जीतते हैं, यानी कि स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनाव कराए जा रहे हैं। जनता बिल्कुल ध्यान से वोट दे रही है। फिर वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार तथा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार भी चुनाव हार जाते हैं, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति अमीर है, वो पैसे देके चुनाव जीत सकता है। अगर पैसे देके चुनाव जीत सकता तो हर व्यक्ति चुनाव जीतता। ठीक है, तो हम ये भी देखते हैं कि वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार जो वोटों को भी खरीद सकते हैं वो भी चुनाव हार जाते हैं, या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति जो अपराधी हों, गुंडे हों, वो लोगों को दबा के चुनाव जीत जाते हों, ऐसा भी नहीं होता है। यानी कि सभी की समान भागीदारी चुनाव में होती है। चुनाव जीतने का अवसर, चुनाव लड़ने का अवसर, चुनाव जीतने का अवसर सभी को दिया जाता है, सभी को मिलता है। तो हम इन कारणों के आधार पर, चुनावी परिणामों के इन नतीजों के आधार पर, इन निष्कर्षों के आधार पर ये कह सकते हैं कि भारत में चुनावों का आयोजन स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से होता है। ऑल राइट, क्लियर है बात? सारी बातें बिल्कुल सही है, एकदम प्रैक्टिकली सही है। तो जल्दी से एक बार लाइक शेयर कर दो इसी बात पे, तेजी से। और हाँ जी, अगर आप नए नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। चलिए चलते हैं आगे। हाँ, एक और बात है, कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। जी हाँ, जो पार्टी हार जाती है वो चुपचाप अपने नतीजों को स्वीकार कर लेती है, जनादेश को स्वीकार कर लेती है। जनादेश यानी कि जनता का आदेश। अब ये जनता का आदेश क्या है? क्योंकि भाई जनता ने ही तो वोट डाली है, जनता ने ही तो ये चुनाव किया है कि भाई साहब कौन सी पार्टी जीती है। ठीक है, क्लियर है? तो ये जनादेश मानकर, जनता का आदेश मानकर हारी हुई पार्टी स्वीकार कर लेती कि ठीक है भाई, हम हार चुके हैं, आपने हमें वोट नहीं दी है, बात खत्म। यानी कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किन्हीं 3 कारकों का उल्लेख कीजिए जो भारतीय चुनावों को लोकतांत्रिक बताते हैं। क्या पूछा गया है? किन्हीं 3 कारकों का उल्लेख कीजिए जो भारतीय चुनावों को लोकतांत्रिक बताते हैं। आज का आखिरी सवाल है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। 3 कारण बताने हैं ऐसे जो भारतीय चुनावों को लोकतांत्रिक बताते हैं। 3 कारक, 3 एलिमेंट, 3 तत्व बताते हैं जिनके आधार पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि भारत में चुनाव लोकतांत्रिक रूप से होते हैं। देखा जाए, आ जाओ भाई साहब। भारत में चुनावों को लोकतांत्रिक बनाने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? पहला है स्वतंत्र चुनाव आयोग। पहला कारण क्या है? स्वतंत्र चुनाव आयोग है, बिल्कुल है। तो भारत में चुनाव कौन आयोजित कराता है? चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? चुनाव के दौरान सारे अधिकार किसके पास होते हैं? इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं। तो भारत में चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं और चुनाव आयोग बहुत अधिक शक्तिशाली तथा स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, फिर दूसरी बात है लोकप्रिय जन सहभागिता। लोगों की ही तो इसमें लोग ही तो पार्टिसिपेट करते हैं। तो पिछले 5 दशकों में जन सहभागिता या तो स्थिर रही है या बढ़ी है, यानी कि घटी नहीं है। लोकतंत्र में लोगों ने चुनाव में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दिखाई है, हिस्सेदारी दिखाई है। तो चुनाव में बढ़ती जनता की रुचि चुनावों की लोकतांत्रिकता को सिद्ध करती है, क्योंकि लोकतंत्र की पहली शर्त क्या है कि सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, और लोगों की भागीदारी चुनाव में बड़ी है, साल दर साल बड़ी ही है। फिर क्या है? अगली बात है चुनाव परिणामों की स्वीकृति। जी हाँ, जो पार्टी हार जाती है वो जनादेश मानकर इसको स्वीकार कर लेती है कि हम हार चुके हैं या जीत चुके हैं। जो जीत जाती है वो जीत स्वीकार कर लेती है। तो भारत में सत्ताधारी दल, शक्तिशाली उम्मीदवार चुनाव हारते रहे हैं। भले जिसकी वर्तमान में सरकार और आगे जाके चुनाव हो तो वो पार्टी हार भी सकती है और हारती भी है, और चाहे वो कितना भी पावरफुल उम्मीदवार क्यों ना हो वो चुनाव हारते हैं। ठीक है, तथा वे उसे स्वीकार भी करते रहे हैं। तो ये भी लोकतंत्र की एक निशानी है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव हो रहे हैं। ऑल राइट, तो 3 कारण हमने जान लिए
कि स्वतंत्र चुनाव आयोग, लोकप्रिय जनसहभागिता और चुनाव परिणामों की स्वीकृति, ये सब किसको दर्शाते हैं? भारतीय चुनावों को ये सब लोकतांत्रिक बताते हैं। ऑलराइट, तो अब बता दो भाई साहब, चुनावी राजनीति का चैप्टर पूरा पढ़ लिया, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, यानी कि सब कुछ तो हो गया। क्या बचा? कुछ नहीं। तो कोई डाउट है, कोई समस्या है? अगर है तो जल्दी से कमेंट करके बताना है और सभी को बताना है, ठीक है? जो भी क्वेरी हो बता देना, आप आपका आंसर कमेंट में दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन में। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है और सारे कोर्सेज को कवर कराया जाता है एनसीईआरटी से। ऑलराइट, कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ आपको एकदम फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यानी कि किसी भी कोर्स को पढ़ने के लिए आपको किसी भी तरीके के पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।